इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसला वजारत दाखिला की हिदायत पर किया। इलेक्शन कमीशन किसी जमात की रजिस्ट्रेशन पर वजारत दाखिला से राय लेने का मजाज नहीं, मिल्ली मुस्लिम लीग का मौक़िफ़। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुआशी और इंतजामी अमूर पाकिस्तान को फीफा की रुकनियत से मुअत्तली तक ले गए। मुल्क में खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कब तक? और नाइजीरिया में बच्चों के इम्तिहान में हजारों टीचर्स फेल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कलदम तंजीमें जमात दावा और लश्कर तैयबा से मुंसलिक जमात मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी, ना हो सकी। लेकिन मिल्ली मुस्लिम लीग के वकील ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल देते हुए कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला की सिफारिश पर अमल दरामद करने का पाबंद है, और MML ने तो कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। कानूनी नुक्ते नज़र से ये तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट कर सकता है या नहीं। किस हद तक इंतहा पसंद तंजीमों को सियासी मौक़े फराहम किए जाने चाहिए, और क्या ये एक मसनूई पेशरफ्त है? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह डाला था कि तमाम पाकिस्तानियों को सियासी अमल में शिरकत का हक़ है। ताहम इससे बड़ा सवाल कुछ और पैदा होता है। मुल्क की तस्वीर कुछ धुंधली से है। वैसे तो आजकल हुकूमत पीछे और दीगर सियासी क़ुव्वतें फ्रंट फुट पर नज़र आ रही हैं। नवाज लीग का एक वज़ीर आज़म गया तो नए वज़ीर आज़म पर वार। शेख रशीद का आज शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG के मामले में 200 बिलियन रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात के सबूत के दावे। पाक फ़ौज का मईशत पर सेमिनार। इस सियासी गैर-यकीनी की सूरत हाल को कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी फुटबॉल फेडरेशन फीफा की पाकिस्तान की रुकनियत की मुअत्तली पर। अफसोस ये कहना पड़ता है कि ये भी सियासत की वजह से है। 2015 से कौमी फुटबॉल टीम ने बैरून मुल्क कोई भी मैच नहीं खेला, और 2018 के आलमी फुटबॉल कप के एशियाई क्वालिफाइंग राउंड में भी शिकस्त हुई। जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी मुअत्तली से क्या फ़र्क पड़ेगा। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जमात को वजारत दाखिला से क्लियरेंस लेने की हिदायत की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब वक्त देने का। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी रजिस्ट्रेशन, कानून तो कुछ और कहता है कि अगर वो अपने पूरे तकाज़े करें, बल्कि ये भी कहा गया कि 350 इलेक्शन जो पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, सबके बारे में इतनी मालूमात नहीं हैं। देखिए, एक लिहाज से तो ये बात ठीक है। सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को ये हक़ देता है जो रियासत का मुलाजिम ना हो वो एक सियासी पार्टी बना भी सकता है और सियासी पार्टी का रुकन भी बन सकता है। लेकिन ये एक आर्टिकल कौमी सलामती के साथ, कौमी सालमियत के साथ मशरूत है। और यहाँ पर जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आती है, क्योंकि वजारत दाखिला कौमी सलामती के मामलात को देखता है, तो ये एक तरह से कौमी सलामती के लिहाज से वजारत दाखिला का एक एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जानने की कोशिश की कि ये शहरी जो अपने हक़ के तहत अपने हक़ को इन्वोक करते हुए सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं, क्या इसका ताल्लुक़ कहीं कौमी सलामती से तो नहीं है। और वजारत दाखिला ने यकीनन ये कहा, और उन्होंने वजारत ख़ारजा से भी बात की कि हाँ ऐसा है। लेकिन अच्छा टेक्निकली लेकिन देखा जाए कि जो ओहदेदार हैं मिल्ली मुस्लिम लीग के, वो उनकी जो कलदम जमातों या फोर्थ शेड्यूल पे नहीं है, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो वो सही है, दुरुस्त है। मैं बिल्कुल उनको टेक्निकल बुनियादों पर दुरुस्त समझता हूँ, लेकिन ये ऐसी बात है जिस पर हमें कौमी बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो हम एक हद पर चले गए कि पाकिस्तान का आर्टिकल 256 जो किसी भी तरह के आपको फ़ौजी या एक मिलिटेंट जत्थे बनाने से मना करता है, हमने 30 साल तक किसी को नहीं रोका, और बहुत से लोगों ने, जिसमें ज़ाहिर लश्कर तैयबा भी शामिल थी, उन्होंने एक फ़ौजी जत्थे बनाए, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ किया, पाकिस्तान से बाहर भी उन पर बहुत से एतराज़ात हैं। अब हमें वहाँ से एक दूसरी एक्सट्रीम पर जंप नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान का आर्टिकल 17 जो हर शहरी को इजाज़त देता है कि वो सियासी जमात बनाए या सियासत में शिरकत करे, उससे हम किसी को रोक दें। लेकिन अब बैलेंस करने की जो बात है, दरमियान का मसला ये है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी की, जत्थे बनाए, अब वो सियासी जमात बनाना चाहते हैं।
अब ये मामला इतना वाज़े, इतना सादा नहीं है कि इसको आसानी से इलेक्शन कमीशन हाँ या ना कह दे। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक कौमी बहस की भी ज़रूरत है, पार्लियामेंट को गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। आम तौर पर जब मेन स्ट्रीमिंग की जाती है ऐसी तंजीमों की जो एक दफ़ा हथियार उठा चुके हों, तो उसके बारे में ना सिर्फ पॉलिसी साजी की जाती है बल्कि कानून साजी भी की जाती है कि अगर उन्होंने इससे पहले कोई कानून तोड़ा है तो उस पर उनको माफ़ किया जाए। अब लश्कर तैयबा का मसला जो है वो बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रियासत को कभी चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर वो करते रहे, लेकिन बहरहाल आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की। क्योंकि जी, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हो रही। पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, यही तो कमज़ोरी है, यही तो मसला है कि हम चुपके चुपके नीवे होकर गुजरना चाहते हैं लेकिन दुनिया हमें इस बात की इजाज़त नहीं देगी। इस वक्त तक हमने इतनी देर लगा दी कि अब ये बैनुल अक़वामी मसाइल बन चुके हैं, ये इश्यूज़ मेन स्ट्रीमिंग के इशू अब दुनिया के रडार में हैं। हमें इस मसले को हल करना है। मेरी राय में पाकिस्तान और मिस्र में अगर एक फ़र्क आप देखें कि मिस्र में इस्लामिस्ट बहुत बड़ा इशू है जी, इसी तरह बहुत से अरब मुल्कों में बहुत बड़ा इशू है। उसकी एक वजह यह भी है कि उनकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी उनकी सियासी आज़ादियाँ बहुत अरसे तक सल्ब की गई, उनको जमातें बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं, इसी वजह से पाकिस्तान में इस्लामिस्ट ख़तरे में नहीं है। इस्लामिस्ट हमारे लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। जमात इस्लामी को देखिए कि तकरीबन 1956-1957 में मौदूदी साहब ने फैसला किया कि वो सियासी जमात बनाए। 1970 में जमात इस्लामी ये समझती थी कि वो इंतखाबात जीत जाएगी। मौदूदी साहब ने एक पूरी तकरीर की जिसमें हिदायत जारी की कि जमात इस्लामी को हुकूमत बनाने के बाद किस तरह से क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, तो कई दिहाइयों से जो इसी तरह की जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं वो शिरकत करती रही हैं, वोट भी मिलते रहे हैं, ज़्यादा वोट नहीं मिले, ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन करते रहे हैं। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या ये मिली मुस्लिम लीग और ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जो एक और पार्टी है जो इन्हें 120 में भी शिरकत की थी, रजिस्टर्ड पार्टी है, इनको ये मसनूई है, ये बहुत अहम सवाल है और ख़ास तौर पे इस वक्त हुकूमत के लिए, जो हुकूमत का एक रद्द-ए-अमल आपको नज़र आ रहा है या हुकूमत के हलकों में एक खौफ नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आता है कि हुकूमत ये महसूस करती है कि ये मसनूई है। पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले इशारा किया, पाकिस्तान के पिछले 3 दहाइयों में एक बहुत दिलचस्प एक अमल हुआ। वो अमल ये हुआ कि मजहबी जमातों के वोटर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम बड़ी जमातों में जाने शुरू हुए और जाते जाते मजहबी जमातें खाली होकर रह गई। उनके तमाम वोटर्स पहले मुस्लिम लीग नवाज में गए और अभी हम देख रहे हैं कि पीटीआई में भी जा रहे हैं। तो ये अब ये बिल्कुल अब हमें NA 120 में नज़र आया कि कुछ रिवर्सल हो रही है। लोग ये जानते हुए भी कि जमातें नहीं जीतेंगी, उसके बावजूद 11% लोगों ने इन जमातों को वोट दिया। अब इसको मुख्तलिफ तरीके से तजिया किया जा सकता है, लेकिन एक नुक्ता नज़र जो गालिबन इस वक्त हुक्मरान जमात का है कि मसनूई तौर पर ये जो 30 साल का अमल हुआ उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो इन खदशात को भी दूर करने की ज़रूरत है जब तक कि पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ जो अनासर हैं, मुंतखब इदारे भी और गैर मुंतखब इदारे भी, वो बैठ कर इस पर कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे और एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे तो शायद ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन जो आजकल का दौर है, जो बद एतमादी नज़र आ रही है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, अब ये भी देखें कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो भी खासे दबाव में हैं। शेख रशीद जो हैं, उन्होंने आज कह डाला LNG के पास के स्कैंडल के हवाले से उनके पास कुछ सबूत हैं, वो जाएंगे अदालत में, जाएंगे नैब के पास जाएंगे। नवाज शरीफ अलग जो हैं वो अपनी मुहिम चला रहे हैं। एहसन इकबाल जो हैं वो अलग लाइन पे काम कर रहे हैं। हमने कैप्टन सफ्तर का भी कल कौमी असम्बली में तकरीर देखी थी। तो इस वक्त कन्फ्यूजन, क्या ये हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? देखिए, इस वक्त सिस्टम के अंदर बहुत टेंशन है और जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ हमारे जो निज़ाम के मुख्तलिफ अज्जा हैं उनके दरमियान में एक बहुत सी टेंशन मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप दुनिया भर में सियासत को देखें तो सियासत मईशत और सियासत की बाउंड्री पे खेली जाती है।
सबसे ज़्यादा बहस मईशत में होती है कि किस पॉलिसी के माशी असरात क्या होंगे। अमेरिका में मुसलसल जॉब्स पे बात होती रहती है। इवन अमेरिका की अगर आप या वेस्टर्न मुल्कों की पॉपुलिज्म भी आप देखें तो उसका ताल्लुक भी आपको मईशत से नज़र आएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तमाम तर सियासत कानून और सियासत की बाउंड्री पर होती है। हम हर वक्त कानूनी तौर पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज आर्मी चीफ ने मईशत पे भी बात की, सिक्योरिटी और इस पे मईशत पे। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल है हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान, वैसे तो हमेशा ही दो राय पर होते हैं हम लेकिन इस वक्त जब हम दो राय पर खड़े हैं उस पर नुकसान की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम ठीक रास्ते पर जाते हैं माशी तौर पर तो हमारे हालात सुधरने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आखिर में शेख रशीद और LNG स्कैंडल, एक और PMLN के वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है करप्शन के मामलात में घेरने की बात हो रही है, किस हद तक जा सकती है? देखिए, हर शख्स अकाउंटेबल है, हर ऑफिस बेरर अकाउंटेबल है। पिछले वज़ीर आज़म साहब भी अकाउंटेबल थे, ये भी वज़ीर आज़म कौमी नुमाइंदे के तौर पर अकाउंटेबल है। लेकिन मईशत पर इस तरह की सियासत करना और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। LNG पाकिस्तान की बज़ाहिर एक सक्सेस स्टोरी है। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का गैस का बहरान था और उस गैस के बहरान के नतीजे में जो हमारी मईशत पर असरात आ रहे थे, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र प्लांट नहीं चल रहे थे, इस वक्त आप फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी CNG गाड़ी में वापस आ गया, टेक्सटाइल सेक्टर को फ़ायदा हुआ है। एक बज़ाहिर एक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर उसमें कोई भी गलत काम हुआ है तो जिन्होंने किया वो उसके लिए अकाउंटेबल है, और शेख साहब के पास कोई सबूत हैं तो उन्हें अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अदलिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि माशी मामलात पर बहुत एहतियात बरते। आपने देखा है कि पिछले 7-8 साल में अदलिया ने जो मईशत के बारे में फ़ैसले दिए हैं, पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ना सिर्फ इन्वेस्टर खौफज़दा हो गया है बैनुल अक़वामी, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर अब जो बैनुल अक़वामी जुर्माने लगने शुरू हुए हैं वो इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान की टर्किश कंपनी का आप देख रहे हैं, और उसके अलावा और भी आ रहे हैं, और रिकोटिक का अगेन देखिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जो पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अदलिया को ये भी देखना होगा कि जब मईशत के बारे में जब वो फैसला करने लगते हैं तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान, हमें वक्त निकाल लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कानून साजी की। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कुछ बिल में कुछ तरामीम। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ इंसानी अज़ा की पैबंदकारी के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर किया है। इस बिल को MQM की रुकने कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा ने पेश किया। इस बिल में क्या नया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किश्वर साहिबा खुद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। किश्वर साहिबा, बता सकती हैं 2010 में कानून मंजूर हुआ था, अब नया क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बहुत बदनाम हो चुका था कि पाकिस्तान इज़ द चीपेस्ट मार्केट फॉर ऑर्गन, और बड़े बड़े अखबारात लिख रहे थे, बाहर के एंकर जिक्र कर रहे थे। तो एक्चुअली ये मुहिम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, दो वजूहात थी जो उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की कि एक तो पाकिस्तान को इस इल्ज़ाम से बाहर निकाला जाए, और दूसरे एक गैर कानूनी कारोबार ये हो रहा था कि गरीबों की बस्तियों में जाके गुर्दे ख़रीदे जाते थे बहुत कम दामों में, और जिन लोगों के लगाए जाते थे उनसे लाखों की रकम वसूल की जाती थी, और जिन लोगों से गुर्दे लिए जाते थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। तो उन्होंने तकरीबन 15-16 साल वो इस बिल को पेश करते रहे, लेकिन वो माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मसला तो यही है ना कि इसमें आपके हस्पताल, डॉक्टर, आला हुकाम मुलव्विस होते हैं, पुलिस। जी बिल्कुल, बग़ैर सपोर्ट के ऐसे काम हो ही नहीं सकते। लेकिन जब 2010 में ये बिल पास हो गया तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो लोग जो खुलेआम ये काम करते थे उन्होंने फिर छुप के ये काम करना शुरू कर दिया, और ये काम इसी तरह जारी रहा। और इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया ये था कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग जो साहिब हैसियत थे सिर्फ वही नहीं फैज़याब हो रहे थे, बल्कि बाहर की दुनिया से लोग आते थे और उनकी सर्जरीज़ होती थी यहाँ पर। तो
ऐसे में ये जी غیر قانونی کڈنی ٹریڈ یا ٹرانسپلانٹ کا ایک پورا بھی ٹورزم کا ہب بن گیا تھا پاکستان. جی بن گیا ہے. میں خود ایک بار آ رہی تھی تو قطر سے میں ٹرانزٹ میں رکی تو ایک صاحب وہاں سے سوار ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں اور مجھے ایک 18 سال کے لڑکے کا گردہ لگایا جائے گا. تو یہ مطلب یہ ہر روز یہ واقعات رونما ہو رہے تھے. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ اگر آرگن وافر مقدار میں موجود ہوں گے تو شاید یہ خرید و فروخت بند ہو سکے. تو ویسے ایک بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ بھی کیا. یہ بل پاس ہونے کے بعد ان جگہوں پہ چھاپے بھی مارے گئے لیکن یہ پھر بھی نہیں رکا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آرگن اعضاء وافر مقدار میں موجود ہوں. تو اس کے لیے ترمیم پیش کی گئی ہے. اس میں نقطۂ نظر یہ تھا کہ لائسنس کے اوپر اور شناختی کارڈ کے اوپر ایک ول کا خانہ ڈالا جائے جس میں وہ اپنی مرضی لکھ سکیں کہ آیا وہ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں بھی زور زبردستی نہیں تھی جبکہ شریعت عدالت نے بھی اس قانون کو پاس کیا. پوری دنیا میں یہ قانون موجود ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ کشور صاحبہ اگر اس بل کے تحت یہ جو ترمیم ہے اس کے تحت اگر میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانے یا اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے یا رینیو کروانے جاؤں تو وہ خانہ موجود ہوگا اور میں اپنی جو میں کہوں گی کہ جی ہاں اگر میری وفات ہو گئی تو میں اپنے آرگنز ڈونیٹ کروں گی. دیکھیے اس کے لیے تو بہت آسان ہے کیونکہ ابھی اس کے ادارے قائم کیے جائیں گے. اس میں نادرا کا بہت اہم رول ہے کہ جو اب نئے کارڈ ایشو ہوں گے وہ بھی جو پرانے کارڈ ہیں ان کے لیے کیا وہ لاہے عمل اختیار کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ تو ویسے بھی کر سکتی ہیں. اپنی ول آپ بھر کے دے دیجئے. یہاں پہ ایک ادارہ SIUT کے نام سے موجود ہے, آپ دے سکتی ہیں اس میں. لیکن اس سے زیادہ ایک بڑی ذمہ داری مجھے میڈیا کی نظر آتی ہے کہ دیکھیے حکومت نے بڑی مخالفت کے باوجود اس بل کو پاس کر دیا. لیکن اب مخالفت کہاں سے آ رہی تھی؟ مخالفت کہاں سے آ رہی تھی؟ ایکچولی دیکھیے عموماً بل کسی ایک کمیٹی میں دیے جاتے ہیں. یہ میں نے 2014 میں سبمٹ کیا تھا تو یہ پھر کیبنٹ ڈویژن میں بھیجا گیا. کئی مہینے لگے. لوگوں کی بات سمجھ میں مشکل سے آئی کیونکہ آگہی نہیں ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد 72 گھنٹے تک اعضاء کسی اور کو لگائے جا سکتے ہیں یا ایک باڈی سے نکلنے والے 17 انسانوں کو جن کے اعضاء فیل ہو چکے ہیں انہیں زندگی بخشی جا سکتی ہے. اچھا وہاں سے کیبنٹ ڈویژن سے پاس ہونے کے بعد پھر حکومت کو اعتراض ہوا کہ یہ کیونکہ یہ ریلیٹڈ صحت سے ہے تو یہ ہیلتھ کمیٹی میں جائے گا. لیکن الحمدللہ کئی مہینے لگے وہاں پر لیکن ان کے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور دونوں کمیٹی سے یہ متفقہ طور پر پاس ہوا. کل رجسٹ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ایک تو ان کی خواہش یہ تھی کہ گورنمنٹ اس بل کو پاس کرے. گورنمنٹ بہت مصروف ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں تو لیکن اس میں ایک بہت احسن یہ ہوا کہ بل میں نے پیش کیا تھا جب شدید مخالفت ہوئی تو دوسری پارٹیز جو کہ حق پرستی کو سمجھتی ہیں, جو جانتی ہیں, ان پارٹیز کی بھی کچھ 3 خواتین اٹھ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس کو فیور کیا اور بحالت مجبوری حکومت کو یہ بل منظور کرنا پڑا. اچھا تو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کریڈٹ لے اس بل کا. دوسرا جو 3 خواتین تھی رکن پارلیمان تھی, ان کا تعلق کن کن جماعتوں سے تھا؟ فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی, PTI سے شیری مزاری تھی اور نون لیگ سے ماروی میمن تھی جنہوں نے واقعی بلند آواز میں کی حمایت کی کیونکہ یہ ایک عوامی بل تھا. اس میں بیونڈ دا پالیٹکس فیصلے ہونے چاہیے اسپیشلی جب اس قسم کے اہم معاملات ہوں. یہ تو سیاست سے بڑھ کر ہے, سیاست سے زیادہ ہیں. اچھا جیسے آپ نے بات کی کہ جب آپ وفات کے بعد آرگنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یہ آپشن ہوگا, تو یہ جو اعضاء ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ کوئی بینک بنے گا, سرکاری ہسپتال میں جائے گا کسی؟ دیکھیے اس کے انسٹیٹیوشنز موجود بھی ہیں. کراچی میں جیسے SIUT موجود ہے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن, اور وہاں پر ابھی تک یعنی ویسے تو ٹرانسپلانٹ وہاں پہ تقریباً 6000 سے اوپر ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں لیکن 23 ٹرانسپلانٹ ایسے بھی ہوئے ہیں جو ڈیتھ کے بعد جن کے اعضاء ملے ہمیں اور وہ ہمیں ملے یورپین کنٹریز سے 23, کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے وہاں پہ کہ اگر ان کے پاس اعضاء بچ جاتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر بچ جاتے ہیں
तो वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पे भेज देते हैं और 23 ऐसे लोगों के वो आज़ा लगाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी 5 ऐसे लोग थे, एक डॉक्टर थे, एक स्टूडेंट था, एक नर्स थी, कि उन्होंने अपनी विल लिखी थी और उनकी विल के मुताबिक उनकी फैमिलीज़ ने फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट किया और उनके आज़ा दूसरों को लगा दिए गए। इसमें एक नाम सतारीदी साहब का भी है कि उनकी बाकी बॉडी के बाकी आज़ा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ उनकी आँखें 2 अफराद को लगाई गई हैं। लेकिन ये तो कराची का हस्पताल है, कराची का इंस्टीट्यूट है, पूरे मुल्क में ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गन बैंक्स तो होने चाहिए। पहली बात तो ये कि मौजूद हैं, पिंडी में भी है, लाहौर में भी है, लेकिन एक चीज़ और है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप से आने वाले आज़ा लगाए गए कि 72 घंटे तक ये आज़ा लगाए जा सकते हैं। और मैं बताऊं कि पाकिस्तानी कौम को सलूट करना चाहिए कि एक बार बेल्जियम से किडनी आए थे और वो फ़्लाइट उनकी इस्लामाबाद आई थी, वहाँ से वो कराची आने थे, तो जिस फ़्लाइट पे PIA की आना थे वहाँ पे कैप्टन ने ऐलान किया कि हमें एक फ़्लाइट का इंतज़ार है जिससे कि ऑर्गन आएंगे, तो क्या आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं था जिसने इनकार किया हो, और पायलट ने 1.5 घंटे डिले फ़्लाइट चलाई वहाँ से। और तो ये तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा है वाकई। जी जज्बा, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ चैरिटी में पाकिस्तान टॉप लिस्ट के ऊपर है। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा है कि आपने जैसे बीच में बताया था कि छापे भी मारे जा रहे हैं, तो उस लिहाज से अमल दरामद या कानूनी तौर पर या लॉ इन्फोर्समेंट के तौर पर भी कुछ बेहतरी तो आई है इस इंडस्ट्री को, इस लीगल इंडस्ट्री को ख़त्म करने में या इस पर काबू पाने में? नहीं, बहुत कम कामयाबी इसमें हुई है। देखिए फ़र्ज़ कीजिए अगर 2 हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन छापे लगा दिए गए तो वो खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो वहाँ पे दूसरी जगह जाके हो, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि हमारे पास आज़ा वाफर मकदार में मौजूद होने चाहिए। और ये बिल जो है इसी मसले के हल के लिए है। अब ये बिल पास हो गया, ये कोर्ट हमने ये बॉल हमने मीडिया के कोर्ट में डाल दी है। अब इसमें आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात पे सोचें कि उन्हें विल लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान के मरने के बाद उसके आज़ा 17 इंसानों के काम आ जाएं। ये तो ये चाहे बिल हो ना हो, अमल दरामद ना हो, ये हम सबके ज़ाहिर है हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है कि हम अपने आज़ा डोनेट कर सकते हैं। और यही बात, इसी बात पर बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हमें वक्त देने का, इस बिल पे काम करने का, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फीफा और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तनाज़े की। रुकनियत मुअत्तल हो गई है, क्या वजूहात है, क्या होगा? न्यूज़ बॉयज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। फीफा का मौक़िफ़ है कि PFF के मुआशी और इंतज़ामी अमूर तीसरी पार्टी देख रही है, जो कि फीफा क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले फीफा ने पाकिस्तान को फुटबॉल फेडरेशन में धड़े बंदी ख़त्म करने के हवाले से भी कहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक़ कोच कर्नल रिटायर्ड मुजाहिद तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले सवाल तो ये है, फीफा ने जो पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की है, इसके क्या असरात हो सकते हैं या होंगे? जहाँ तक फीफा के पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है, तो ये मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेक्टेड डिसीजन था, क्योंकि पिछले 2 साल से ये बहुत सीरियस किस्म के 2 ग्रुप्स के दरमियान एक राइवलरी चल रही थी, कोर्टों में भी अदरवाइज भी, और फीफा ने टाइम एंड अगेन वार्न भी किया था कि आप अपने मामला ठीक कर लें। बट सम ऑफ द अदर को इस तरह से खींचातानी शुरू हो गई थी कि इनका मसला आपस में सेटल ही नहीं हो रहा था। और उसमें मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आई एम वेरी फ्रैंक इन दिस थिंग कि जब इस तरह की लड़ाई होती है उसमें फीफा इस तरह के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये हम सारे मैनौसल कौम
اگر ایک بیسٹ پاسبل انٹرسٹ کے لیے بات کریں، فٹ بال کے انٹرسٹ کی بات کریں، تو پھر مسائل ختم ہو سکتے ہیں. لیکن ہر ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ کو جب ہم سپورٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ فیفا پر فورس. اچھا، تو یعنی کہ فیفا جو ہے متنبع کرتی رہی تھی اس میں، پھر بھی جو کھینچا تانی اور دو دھڑے جو تھیں وہ بنی ہوئی تھیں اور وہ کام کرتی رہی تھی، اور ہوا یہ کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے 156 تھی 2009 میں اور اب 200 تک پہنچ گئی ہے. جی کرنل صاحب. اصل میں ایسے ہوا کہ جب 2015 میں یہ ایشو شروع ہوا، مسائل شروع ہوئے، تو اس وقت ان وے جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب سیریس ایشو شروع ہوئے تو اس میں اس الیکشن پر فیفا نے پی ایف ایف کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن ٹھیک کریں اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کریں، اور اس کے بعد وہ 2 سال بعد وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق دے ٹیک دی ڈیسیژن. لیکن 2 سال میں انفارچونیٹلی پی ایف ایف نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی ایسا پازیٹیو کام نہیں کیا، ایک میٹنگ نہیں کی، اور کانگریس کو نہیں بلایا، کانسنٹ نہیں لیا کانگریس کا، نہ ہی انہوں نے اپنے ایک طرح سے جیسے ہوتے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کری، اور وہ بس سم آف دی ادر باقی ایکٹیویٹی جاری نہیں، لیکن فٹ بال کی ایکٹیویٹی ایز سچ کوئی نہیں ہو، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایز اے رزلٹ ہوا یہ کہ ہمارے فٹ بال کی رینکنگ پھر وہ دن بدن نیچے ہی چلتی گئی، اور الٹیمیٹلی وی آر ایٹ دی باٹم which is very unfortunate. We're at the bottom. جی کرنل صاحب، ہمارے ساتھ عیسیٰ خان بھی موجود ہیں، سابق کپتان ہیں پاکستان فٹ بال ٹیم کے. عیسیٰ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جو رکنیت معطل ہوئی ہے پاکستان کی فیفا کی جانب سے، اس کی ذمہ داری کیا موجودہ صدر فیصل صالحات پر ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بات یہ نا کہ یہ تو لازمی لگنا ہی تھا یہ پابندی، کیونکہ 2 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال کی ایکٹیویٹی سارے بند پڑے ہوئے ہیں اور کوئی انٹرنیشنل ایونٹ پہ ہماری ٹیم نہیں جا سکا. تو بدقسمتی سے میرے خیال سے جو الیکشن ہوا ہے اور جو منتخب ہوا ہے فیصل صالحات، اس کے خلاف جو ابھی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو میرے خیال سے اگر فیفا اور ایف سی نے مخدوم فیصل صالحات کو ایکسیپٹ کیا ہے تو میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کا سوال ہے. اگر ابھی 2 سال سے آپ کو سوال نہیں ہوا ہے اس لڑائی سے، سوال کو کیا ملا ہے؟ صرف پلیئر کو ہی نقصان ہوا ہے، اور پلیئر بے روزگار ہو رہا ہے، ٹیمیں بند ہو رہا ہے، اور اب حال یہ ہو گیا کہ پابندی بھی لگ گیا، اور ابھی جو اس کے بعد اور پابندی جو رکنیت معطل ہوئی ہے، اس کے اثرات اب کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات ابھی یہ ہوں گے کہ ایک تو ہمارے جتنے بھی پروفیشنل پلیئر جو ابھی 6-7 پلیئر ہمارے مختلف کلبوں میں کھیل رہے ہیں نا، تو اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا. اور جو ہمارے فیفا ریفری جو انٹرنیشنل میچز کھلا رہا ہے، جو مختلف انٹرنیشنل میچز پہ جا رہا ہے، اس کا بھی جو ہے نا ابھی یہ میچز بند ہو گیا، یہ بھی نہیں جا سکے گا. تو مطلب مسلسل پلیئرز اور ریفریز جتنے بھی فٹ بال کے لوگ ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ لڑائی ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا ضد پہ جو ہے نا وہ ہے کہ مطلب فٹ بال کو مطلب نقصان پہنچا رہا ہے. جی اچھا کرنل صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فیصل صالحات کی جو مدت تھی وہ بھی ایکسپائر ہو چکی ہے. اصل میں اس میں کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ ٹو سٹارٹ ود اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہیڈڈ بائی فیصل صالحات وینٹ ٹو دی کورٹ اگینسٹ پاکستان سپورٹ بورڈ اگینسٹ دی گورنمنٹ یو کین سے، جس میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 2 ٹرم پالیسی امپلیمنٹ کیا تھا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے کورٹ میں گیا، اور کورٹ کے بعد یہ مسائل بڑھتے گیا، اور الٹیمیٹلی پھر دوسرا گروپ بھی جب اس کو 2015 کے الیکشن میں وہ کہتا ہے کہ ایک قسم کا باہر کرنے کی کوشش کی، تو نیچرلی ہر بندہ پھر اپنا رائٹ کے لیے، اپنا حق کے لیے وہ لڑائی لڑتا ہے. تو وہ اور یہ بھی درست ہے نا کہ جو صدر ہیں فیصل صالحات، ان کی یہ 4تھی مدت تھی. وہ دیکھیں نا، فیصل صالحات کے 4تھی ٹرم میں جا رہے ہیں. اگر مثلا میں سنسیئر ہوں گیم کے ساتھ، میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 2003 میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے تھے، ابھی 2017 ہو گیا ہے، تو وہ میرے خیال میں 13-14 سال ان کو بہت زیادہ ٹائم مل گیا. اگر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے یا فٹ بال کو بہتر کرنا چاہتے یا پلیئرز کے لیے کوئی کرنا چاہتے تو وہ بہت بڑا ٹائم ہے. لیکن اسٹل اف یو وانٹ ٹو اسٹے آن، تو الٹیمیٹلی دیکھیں نا، جب بائی ہک اینڈ کروک اف یو وانٹ ٹو اسٹے آن، تو پھر ہر بندہ، دوسرا بندہ بھی، وہ بھی اپنے رائٹ اور رانگ جو بھی ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں بھی کسی طریقے سے اس میں آ جاؤں. چونکہ
अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें मैं ज़िम्मेदार हूँ, दूसरा ज़िम्मेदार है, तीसरा ज़िम्मेदार है, अल्टीमेटली सफ़र फुटबॉल ही करता है, अल्टीमेटली फुटबॉल प्लेयर ही सफ़र करता है। अभी अगर देखा जाए तो जब कोई एक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही, प्लेयर को कुछ मिल नहीं रहा, प्लेयर खेल नहीं रहा, और हम कहें जी रेफरी बाहर जाते हैं या ऑफिशियल बाहर जाते हैं, टूर करते हैं, तो वो तो ऐसे बड़ी अजीब सी बात लगती है। एक्चुअल चीज़ है इस टोटल गेम में जो सफ़र कर रहा है, जो सफ़र करेगा वो फुटबॉल प्लेयर ही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि फीफा ने ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में, 1989 में भी ये इस तरह फीफा ने PFF को सस्पेंड किया, फिर 1995 में भी सस्पेंड किया, और विद इन वीक्स उन्होंने अपनी वो एक कमेटी बना दी जिसको इंटरम कमेटी कह लें, जो भी कह लें, और उन्होंने सारी चीज़ें रिकनसाइल करके, सारी चीज़ें अपडेट करके, ठीक करके दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा दी। तो अभी भी मैं समझता हूँ अभी हम अगर फीफा इमीडिएटली अपने डायरेक्ट कंट्रोल में PFF के इलेक्शन करा दे तो एक्टिविटी दोबारा शुरू हो जाएगी, वो चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, और उसमें आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। लेकिन क्या पाबंद है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अदालत की सुने या फीफा की सुने? नहीं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है ना जी, वो देखें ये तो अदालत में खुद गए, जब खुद गए तो अदालत को इनको सुनना पड़ेगा। 2012 में खुद गए, फिर 2015 में जब इनके इशूज़ ज़्यादा बढ़ गए, फिर दूसरा ग्रुप भी अदालत में इनके खिलाफ चला गया, सो दे बिकेम पार्टी टू इट। सो इन अ वे वो, और अभी जो है अल्टीमेटली अगर हमने इंटरनेशनल फुटबॉल की बहाली चाहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, तो वो ज़ाहिर है वो फीफा के सुनेगा। और मेरे ख्याल में मेरा ज़ाती राय है और मेरा ख्याल भी है, अगर फीफा अपने अंडर इलेक्शन करा दे तो दोनों ग्रुप इस पर राजी हो जाएंगे, और वो भी जो भी उसका रिजल्ट होगा वो दोनों ग्रुप पर फोर्स मानेंगे, और अल्टीमेटली हमारी तो ऐसा हो चुका है कि फीफा ने एक ऐसे मुल्क में करवाए हैं इलेक्शंस, डायरेक्ट करवाए हैं। बिल्कुल, फीफा ने, ये तो मैं आपसे पहले बात करता, 1989 में भी और 1995 में भी फीफा ने अपने डायरेक्ट अंडर देयर ओन सुपरविजन इलेक्शन कराए, और वो इलेक्शन दोनों पार्टीज को मानेंगे, और अल्टीमेटली PFF के अफेयर्स अपने रेगुलर बेसिस पे चलना शुरू हो गए। तो अभी भी अगर फीफा इमीडिएटली अपनी कमेटी बना के, इंटरम कमेटी बना के उसके अंडर ये इलेक्शन कराते हैं, और इलेक्शन दोनों ग्रुपों को मंजूर करना पड़ेंगे बाय हुक एंड क्रुक, और एज पर द फीफा कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द PFF फिर आगे मामला आगे बढ़ सकता है और ये मुअत्तली है, ये बात ख़त्म हो सकती है। ईसा साहब, अगर आप बता सकते हैं, भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे पाकिस्तान, और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी खेल स्पोर्ट्स जो है दोबारा से जो है फल फूल रही है, लेकिन ये मुअत्तली की वजह से तो प्लेयर्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं कर्नल साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये एक हमारे पाकिस्तान में एक टेक्निकल बंदा है। मतलब अगर मैं इनसे सवाल करूँ, अगर अभी भी जो है ना हाई कोर्ट जो इनकी जो हक में अगर फैसला दे, क्या फुटबॉल स्टार्ट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है जब तक हम फीफा और AFC को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी जो फैसले उन पे मतलब उनको हम नहीं मानेंगे, पाकिस्तान में फुटबॉल कभी भी नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना, टेक्निकल लोगों को इन चीजों का पता है कि फीफा के अलावा ना फुटबॉल पाकिस्तान में चला सकता है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट की फंड से फुटबॉल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर इस चीज को, इस लड़ाई को अगर हम जो है ना इसी चीज से मिल बैठ के खत्म नहीं करे, तो मेरे ख्याल से इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। अभी हाल ही में रोनाल्डिनियो वगैरह आ गए, तो उन लोगों यही सवाल कर रहे थे, हमने उनके साथ खेले कि पाकिस्तान का फुटबॉल का क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इन चीजों को जो है ना इस तरह लेके फीफा इलेक्शन कराया, फीफा ने तो इलेक्शन कराया है, फीफा का मेंबर यहाँ पे आया है पाकिस्तान में, उसने इलेक्शन कराया है। तो यही वजह, अगर इलेक्शन सही तरीके से ये लोग भी पार्टिसिपेट करते थे तो शायद ये लोग जीत भी सकते थे मेरे ख्याल से। अभी हम लोग जो प्लेयर्स है ना, हमें ज्यादा मुतासर तो प्लेयर्स हो रहा है। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा मुतासर तो प्लेयर ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का ईसा खान और कर्नल साहब। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे नाइजीरिया। वेलकम बैक टू द शो। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हज़ारों असातिज़ा की नौकरियां तब गई जब 6 साला तालिब इल्मों के लिए बनाए गए टेस्ट में टीचर्स खुद ही फेल हो गए।
अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हजारों असातिज़ा को पर्चे में फेल होने पर नौकरियों से फारिग कर दिया गया। प्राइमरी जमात को पढ़ाने वाले ये टीचर्स 6 साल के बच्चों के लिए तैयार करदा इम्तिहानी पर्चे में पास नहीं हो सके। शुमाली रियासत कदूना के गवर्नर नासिर रूफी ने कहा कि 21,780 असातिज़ा में से 2/3 अपने ही ज़ेरे तालीम बच्चों के इम्तिहानी पर्चे में 75% नंबर हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने बताया कि नौकरी से बर्खास्त किए गए असातिज़ा की जगह 25,000 नई भर्तियां की जाएंगी। नाइजीरिया के मकामी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में सियासी बुनियादों पर टीचर्स की भर्तियां की गईं और हम इन्हें नौजवान तालीम याफ्ता अफराद को मुलाजमत देने से बदलना चाहते हैं ताकि रियासती तालीमी इदारों में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की इज्जत बहाल हो सके। नाइजीरिया में उस्ताद और तालिबे इल्म का तनासुब भी परेशान कुन है। बाज़ इलाकों में 9 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर और बाज़ इलाकों में 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर मैसर है। नाइजीरिया के हालात और पाकिस्तान के हालात ऐसे लगता है कुछ मिलते ही जुलते ही हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जानने से पहले आप देखिए हमारे आज की दिलचस्प वीडियो जिसमें बच्चों को खिलौने बेचने का एक अनोखा तरीका। खुदा हाफिज़।